वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, या इनको अक्षर भी कहते हैं हम लोग। अ, ई, व, च सारे जो स्वर होते हैं और सारे व्यंजन को अगर अलग अलग बोला जाए तो उसे वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मूल ध्वनियों को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे राम और गया, र, आ, म, और ग, अ, या, ये 4 मूल ध्वनियां हैं। किस तरह से, ये समझिए। राम में है राम, र प्लस अ प्लस म प्लस अ, र प्लस आ प्लस म प्लस अ, तो राम बन गया। यानी कि इसके अंदर 4 मूल ध्वनियां हैं। इसी तरह ग, अ, य, आ, गया। तो इस अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं और हर वर्ण में की अपनी लिपि होती है। लिपि का मतलब लिखने का तरीका। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं, लिखने के तरीके को वर्ण कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण हैं, 52, 50 और 2 52 वर्ण हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी में वर्णमाला कैसी है हम आपकी? अ, आ, ई, उ, ये पूरे तो 12 तो ये हो गए मात्राएं, और उसके बाद व्यंजन हो गए। इसी तरह इंग्लिश में भी है आपके पास A B C D E। तो अगर इसमें भी अगर आप स्वरों और व्यंजनों को अलग करना चाहें इंग्लिश में, तो A E I O U पहले लिख लीजिए और बाकी है कॉन्सोनेंट हम बाद में लिख सकते हैं। वर्ण के भेद, जो अभी मैंने समझाया कि पहले हम मात्राएं लिख लें और बाद में हम व्यंजन लिखें। तो मात्राओं को वोवल कहते हैं यानी कि स्वर, और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो हमारे पास हिंदी में कितने हैं? वर्णमाला में 16 स्वर हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, अह, री, ल, री। ये हमारे मात्राएं हो गई हिंदी की। अब हम आते हैं स्वर के भेद पे। आप वीडियो बना रहे हो? स्वर के 2 भेद होते हैं, एक होता है मूल स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर कौन से होते हैं? जो अकेले होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ। और संयुक्त स्वर कैसे होते हैं? जैसे आपके ए में है, अगर आप देखें संयुक्त स्वर है ए, उसमें है अ और ए का जोड़ ए, और औ में भी 2 स्वरों का जोड़ हो गया, अ, अन, ओ तो मूल हो गया, उसमें अ जोड़ दो तो औ हो गया। तो ये हो गया आपके संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हो गए 2, ए, एंड औ। ओके, अब मूल स्वर के भेद देखिए। मूल स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लूत। ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व माने छोटा। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, आ, उ, री की मात्रा री के रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण री की तरह होता है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? ये स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय दीर्घ कहलाता है। जैसे सरल स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ। फिर आपका है ए, ओ, औ। दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं, अ और अ, इस तरह से। तो आ का क्या बना? अ प्लस अ। ई का बना ई प्लस ई। छोटे बड़े ऊ में 2 बार छोटा ऊ जुड़ गया। ए में हो गया अ प्लस ई। ऐ में हो गया अ प्लस ए। ओ में हो गया अ प्लस उ। औ में हो गया अ प्लस ओ। तो ये हो गया दीर्घ स्वर। अब प्लूत स्वर क्या होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, प्लूत स्वर कहलाते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। इनका चिन्ह होता है ऐसे, एस की तरह बना होता है। उसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम। इसमें एक्स्ट्रा आवाज आती है, इसलिए इनको प्लूत स्वर कहते हैं।
एक अक्षर की आवाज ज्यादा लंबी हो जाती है। हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुत का प्रयोग अधिक हुआ करता था। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अंग अह अयोग्य वाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका समान स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अंग को अनुस्वार, अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। ऊपर की बिंदी हो गई तो अनुस्वार और साइड में 2 बिंदु हो गई तो वो विसर्ग कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है आपका अनुनासिक, निरुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक, निरुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक जो शब्द होते हैं उनके उच्चारण न से, नाक से होता है। जैसे ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है। जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा। तो इसमें आ के साथ न का मतलब साउंड में नाक की भी इस्तेमाल किया जाता है। उसे इसलिए नासिक वर्ड है, नासिक, अनुनासिक। अब इसका यूज कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा, किसी ने पूछा कि अनुनासिक स्वर बताइए, तो आप सोचिए कौन से अक्षरों को हम न से बोलते हैं। जितने जो भी अक्षर न से बोले आप इसको एग्जाम्पल यहाँ पे डाल सकते हैं, तो उनको आप कहेंगे अनुनासिक स्वर। उदाहरण मैं दोबारा बताती हूँ। गांव, दांत, आंगन, सांचा, यानी कि एक शॉर्ट में बोला जाता है चंद्र बिंदु वाले शब्दों को हम अनुनासिक में ले सकते हैं। अनुनासिक का उदाहरण हो सकता है चंद्र बिंदु वाले में। अब आता है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार शब्द में क्या है? यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे अंगूर, अंगद, कंकन। अब इसमें क्या डिफरेंस है बताओ? यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है अनुस्वार। तो व्यंजन तो इसमें ग हो गया और क हो गया। अनुस्वार हो गया आपका बिंदी लगा के। अनुनासिक हो गया चंद्र बिंदु। सिंपल बिंदु लगाया तो अनुस्वार हो गया, सिंपल बिंदु लगाया तो। और आपने चंद्र बिंदु लगा दिया तो अनुनासिक। अब आता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं। निर्नुनासिक इधर उधर, आप, अपना, यानी कि जिसमें नाक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, उन्हें क्या कहते थे? निर्नुनासिक। अब आप समझ गए? फिर से मैं रिपीट करती हूँ। अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले, अनुस्वार सिंपल बिंदी वाला है, और निर्नुनासिक जिसमें कोई बिंदी नहीं है, नॉर्मल बोला जा रहा है। अब आता है विसर्ग। विसर्ग यानी कि लास्ट में 2 बिंदियां लगाते हैं, अनुपात का जो होता है वो चिन्ह। अनुस्वार की तरह विसर्ग के स्वर के बाद आता है यह व्यंजन और उसका उच्चारण ह की तरह होता है। ह संस्कृत में काफी व्यवहार है, हिंदी में अब इसका व्यवहार अभाव कम होता जा रहा है। जैसे कि अतः, मनोकामना, मनः कामना को बदल के मनोकामना भी बोलते हैं। पयः पान, अतः, स्वतः, दुख। अब दुख जनरली ये विसर्ग हटा के सीधे दुख लिख देते हैं, जबकि दु, विसर्ग और ख। इस तरह से आपने देखा कि जो हमारे ये जो स्वर है ये अनुनासिक, अनुस्वार, निर्नुनासिक और विसर्ग की तरह कैसे इस्तेमाल होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी।